हेलो एवरीवन। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कथन और कारण वाले प्रश्न पे। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप असर्शन एंड रीज़न वाले क्वेश्चन बता दो, क्योंकि ये आपके सिलेबस में पहले नहीं होते थे। ये इस साल आपके सिलेबस में जुड़े हैं और आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे पहले भी अगर लास्ट ईयर आए थे तो वो काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, और इस बार जो आपके सैम्पल पेपर में क्वेश्चन है ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, ये आपके लिए एक तरह से नया ही मान लो। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझनी है कि ये जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग आप नहीं जानते होंगे बहुत सारे बच्चे, तो मैं आपको बता दूं कि जब आप 12वीं के बाद कंपटीशन की तैयारी करते हो, या मान लो आप ग्रेजुएशन के बाद किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, किसी कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करते हो, तो वहाँ पे आपको रीजनिंग नाम का एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। उस सब्जेक्ट में ये टॉपिक होता है कथन एंड कारण। ठीक है, उसका टॉपिक है ये। तो ये सीधा सीधा आपके लिए आपके एग्जाम में अब आएंगे और आपको ये समझने होंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, उस तरीके को समझ लेते हैं, तो आपके ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए टर्म वन का आपने अगर सैंपल पेपर देखा हो, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सीबीएसई की। अगर आपने टर्म वन का सैंपल क्वेश्चन पेपर देखा हो तो आपको उसमें कथन और कारण वाले क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है और कैसे कैसे इसमें सिचुएशन बन जाती है। तो देखिए, वैसे तो अगर मैं बात करूं कथन और कारण वाले क्वेश्चन की, तो इनके बहुत सारे टाइप होते हैं। कम से कम इसके 8 से 10 टाइप आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आप 12th क्लास में हो तो आपके 12th क्लास के एग्जाम में इतने हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, सारे टाइप्स नहीं आएंगे जो आपको इतना सारा याद रखना पड़े या ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हो। आपके जो पेपर में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि कितने टाइप से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, कथन में क्या होगा, आपको एक एक स्टेटमेंट दी होगी पूरी। ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट में आपकी एनसीईआरटी किताब से ही होगी स्टेटमेंट। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है तो आपको वो चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट होगी। कारण में भी एक स्टेटमेंट दे रखी होगी। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि आपका जो कथन है वो सही हो लेकिन कारण गलत दे रखा हो। एक सिचुएशन तो ये बन जाएगी आपकी। हो सकता है कि आपका जो कथन है वो गलत हो बट आपका कारण सही दे रखा हो। ठीक है, एक सिचुएशन ये बन सकती है। हो सकता है कि आपका कथन भी सही हो और कारण भी सही हो, दोनों सही हो, यानी जो आपका कथन दे रखा है वो भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में, कथन और कारण के बीच में कोई कनेक्शन ना मिले आपको देखने को। यानी कथन किसी एक बात को कह रहा है और कारण किसी अलग बात को कह रहा है, दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एक सिचुएशन ये बन सकती है। हो सकता है कथन भी सही हो और कारण भी सही हो, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं या एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि कारण आपका सही है और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपका जो कथन आपका सही है और कारण जो है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हो, यानी ऊपर वाला जो आपका स्टेटमेंट है नीचे वाला उसको एक्सप्लेन कर रहा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, ये और हो सकता है कि ऊपर कथन सही है लेकिन ये जो नीचे जो कारण है वो उसको एक्सप्लेन ना कर रहा हो। तो इस तरीके से आपकी कई टाइप्स होते हैं इन क्वेश्चन के। ठीक है, कम से कम भी आपको 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, लेकिन आपके पेपर में लेवल जो है बिल्कुल आसान वाला है, तो इतने टाइप्स नहीं बनेंगे। बस आपको नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। आखिर इसको करने का सही तरीका क्या होगा। हो सकता है बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन हो, ना समझ में आ रहा हो, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा और उस एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आपके सैंपल पेपर में ये जो अभी सीबीएसई का आपका टर्म वन का जो सैंपल पेपर आपको दिया गया था, ठीक है, सीबीएसई की तरफ से, उस सैंपल पेपर में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 40, ये आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन था। तो इसी क्वेश्चन को मैंने सेम यहाँ पे ले लिया है और आपको समझाऊंगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा, आप ध्यान से इसको देखें। देखिए, आपके सामने एक स्टेटमेंट है कथन नाम से और एक स्टेटमेंट है कारण नाम से। दोनों ही स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, पहले देखेंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं है, तो इसको समझते हैं। ये आपकी स्टेटमेंट कह रही है कि 1949 में, एक सेकेंड, देखिए, आपकी स्टेटमेंट कह रही है कि 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, नाटो, नाटो बना था। इसमें कितने सदस्य देश शामिल थे, 12 स्टेट जो थे वो उसमें शामिल थे। और इन्होंने क्या डिक्लेयर किया था, इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि यदि इनमें से किसी एक पर, यानी कि यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, इन देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला हो जाता है, यानी किसी पे भी अटैक हो जाता है, तो ये सभी क्या करेंगे, उसको अपने ऊपर हमला मानेंगे। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपने पढ़ा होगा नाटो के बारे में तो आप कहोगे ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने आपको कहा था ना कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और ये स्टेटमेंट गलत कैसे होती, मान लो अगर आपको यहाँ पे 12 की जगह 13 दे देते, बोल देते भाई कि पूरी स्टेटमेंट ऐसे होती है, बस ये जो मेंबर है वो 13 कर देते,
यानी 13 है, तो आप समझ जाते कि भाई 12 थे, यहाँ पे तो 13 दिया, यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। या फिर मान लो 1949 में बता रखा है, अप्रैल 1949 में, यहाँ पे कुछ और डेट दे देते, कुछ और सन दे देते, तो आप समझ जाते कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ करेक्ट दे रखा है, तो आपकी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, यानी कि आपका कथन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये तो हमने चेक कर लिया बिल्कुल सही है। चलिए कारण को चेक कर लेते हैं। कारण में आपको बताया हुआ है कि ये जो स्टेट है ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ठीक है, एक दूसरे की मदद करेंगे। मान लो अगर इन पे हमला हो जाता है तो ये अपने ऊपर हमला मानेंगे और एक दूसरे की मदद के लिए आगे आएंगे। तो आपने अगर हिंदी में पढ़ा हो, मैं आपको एनसीईआरटी दिखाते हूँ, तुम देखो ये एनसीईआरटी की लाइन ले रखी है मैंने। अपने एनसीईआरटी जो हिंदी मीडियम वाले हैं उस वो एक बार देख लें। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम नाटो कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी, जिसमें 12 सदस्य देश शामिल थे। इस संगठन ने घोषणा की थी कि यदि उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो ये क्या करेंगे, मतलब उसे पूरे संगठन में शामिल जो भी देश है अपने ऊपर हमला मानेंगे। यानी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, और इसका कारण भी है कि नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी कि बिल्कुल सही है। आप एनसीईआरटी में देखोगे आपको बिल्कुल स्टेटमेंट सही मिलेगी, स्टेटमेंट भी सही है और इसका जो कारण दिया है वो भी सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। ठीक है, कारण जो है ऊपर वाली घटना को बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा है, तो यानी दोनों ही सही है। अब आप देखिए एक बार ऑप्शन, ऑप्शन को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको कथन को पढ़ना है और कारण को पढ़ना है और वेरीफाई करना है कि क्या इनमें कोई गलती तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कथन बिल्कुल सही है तो आप समझ जाओ कि आपका ये कथन यहाँ सही है। कारण को देखना है कि ये सही है, तो आपको दिमाग में बिठा लेना है कि ये भी सही है। फिर दोनों के बीच में कनेक्शन देखना है, क्या ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे तो जुड़ी हुई है बिल्कुल। क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है, तो यहाँ पे देखो पहली घटना को दूसरी घटना एक्सप्लेन कर रही है कि अगर इन पे किसी एक पे हमला हो जाता है तो ये सभी अपने ऊपर मानेंगे हमला और एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी कि बिल्कुल उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रही है। तो ये इतना समझ गए तो फिर आपको पढ़ने हैं ऑप्शन। अब आप ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं कि बोथ, यानी कि दोनों, जो कथन और कारण जो है दोनों ही करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने क्या है कि जो कथन है और जो कारण है दोनों ही करेक्ट हैं, एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, यानी कि जो आपका कारण है वो कथन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना, एक सिचुएशन ऐसे बनेगी कि आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कहीं ना कहीं कथन को एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो यहाँ पे ये वाली सिचुएशन बन गई। तो आपका एक तरह से ये ऑप्शन ए सही है, आपको देखते ही पता लग जाएगा। लेकिन वेरीफाई करते हैं और भी आगे देखते हैं, क्या पता ऑप्शन में कुछ और मिल जाए देखने को। तो देखिए हम सीधा शुरू करते हैं, ऑप्शन सी और डी को देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि द असर्शन इज, यानी कि आप, मैं हिंदी में बता देता हूँ आपको, कि कह रहे हैं कि जो कथन है वो इनकरेक्ट है, लेकिन जो रीजन है यानी जो कि कारण है वो करेक्ट है। यानी कि आपका कथन जो है वो गलत है और कारण जो है वो सही है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कथन भी सही है और कारण भी सही है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखिए कि आपका कह रहा है कि आपका जो कथन है वो तो सही है बट आपका कारण जो है वो गलत है। क्या ये है? तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी और डी तो यहीं पे कट हो जाएगा। अब आपके सामने ऑप्शन ए और बी बचा है, और देखो ए में कह रहे हैं कि आपका कथन सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन को एक्सप्लेन जो है नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता है, तो आपको पता है कि भाई एक्सप्लेन कर रहा था, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप ऑप्शन को देखोगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कि दोनों ही सिचुएशन को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण जो है वो कथन को एक्सप्लेन करता है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का तरीका समझ में आया होगा। बहुत सारे तरीके बनते हैं बट आपके पेपर में इतने सारे टाइप्स नहीं आएंगे, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन होंगे। तो मैं एक बार लास्ट टाइम फिर से रिवाइज कर देता हूँ कैसे आपको करना है। जब भी पेपर में क्वेश्चन आए तो कथन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, पहचानना है कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर आपको लगे सही है तो अपने दिमाग में बिठा लो कि सही है। दूसरा क्या है, रीजन को पढ़ना है, कारण को पढ़ना है। आपको लगे कि कारण सही है तो आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि ये सही है या गलत है, जो भी है। क्या ये, फिर इसके बाद देखना है कि क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद फिर आपको जाके ऑप्शन पढ़ना है और ऑप्शन को जाके क्लिक करना है, वहाँ पे मतलब सही है गलत जो भी आपको लगे वो आपको टिक करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये नया टाइप है जो आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ है। पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं होते थे, लेकिन ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है जो आप घबराओ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो आप इसको देख के आई होप समझ में आया होगा आपको। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद समझ में आई चीज़ें या नहीं आई। ठीक है, और आपको नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। आप नोट्स के लिए आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर जाना है, एकलव्य स्टडी पॉइंट .com, गूगल पे सर्च करोगे
तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाओगे तो 3 लाइनें होगी, इस पर क्लिक करोगे तो इसके बाद आपके सामने ये क्लास आ जाएगी। आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो 12th पे क्लिक कर दो। आपके सामने सब्जेक्ट खुल जाएंगे, जिस सब्जेक्ट के आप नोट्स पढ़ना चाहते हो आप नोट्स पढ़ लो, और आपको एमसीक्यू के लिए भी एक एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, आप एमसीक्यू क्वेश्चन भी देख सकते हो, ठीक है, और थ्योरी नोट्स भी पढ़ सकते हो। तो ये स्टेप है वेबसाइट पे जाने के, तो आप इस तरीके से जा सकते हो और पढ़ सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।